ने कसाब को जिंदा पकड़वाया। हम लोग जैसे ही पकड़ने गए तो उसने पैर में एक AK-47 निकाली थी, रखी थी और तुरंत निकाल के फायरिंग चालू किया। हमारे पास लाठी काठी थी तो हम लोग ने उस लाठी काठी से उसको मार के उसको पकड़ लिया। जिसके सामने कसाब ने राज खोला। जब भी वो कस्टडी में था तभी बोल रहा था कि आप 8 बरस अफजल गुरु को फांसी नहीं दे सके, मेरे को भी नहीं दोगे। तो मैं उसको बोला कि अभी 4 बरस को और भी 5 दिन बाकी है। तो वो बोला कि साहब आप जीते मैं हार गए। जिसकी निगरानी में कैद था कसाब। (93) से लेके सारे ब्लास्ट के कैदी हैंडल किए हुए हैं, पर जब उससे बात करी तो पता चला कि अभी ये भी बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जिंदा गिरफ्तारी से फांसी के फंदे तक। छब्बीस 11 केस के 3 अफसरों की जुबानी। खूनी कसाब की अनसुनी कहानी। खूनी कसाब का आखिरी सच। कसाब न सिर्फ 26/11 हमले का गुनहगार था, बल्कि वो पाकिस्तान में रची गई साजिश का जिंदा सबूत भी था। कसाब से ही पूछताछ में पाकिस्तान में रची गई 26/11 हमले की पूरी साजिश का खुलासा हुआ। लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे कौन लोग थे? पकड़े जाने के बाद कसाब ने कौन से बड़े राज का खुलासा किया? फांसी से पहले कसाब के शातिर दिमाग में क्या चल रहा था? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3 खास अफसरों की जुबानी, कसाब की गिरफ्तारी से लेकर फांसी तक की कहानी। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पोजीशनिंग ताज में की गई है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले की तस्वीर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। दस आतंकियों में से सिर्फ कसाब ही जिंदा पकड़ा जा सका, जो पाकिस्तान में रची गई साजिश का जिंदा सबूत था। लेकिन वो जिंदा कैसे पकड़ा गया? पकड़े जाने के बाद उसने साजिश के कौन से राज खोले? फांसी के फंदे पर लटकाए जाने से पहले तक उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, ये खुलासा कर रहे हैं 3 अफसर। वो 3 अफसर जो कसाब की गिरफ्तारी से लेकर फांसी तक की कहानी के अहम किरदार भी हैं। सबसे पहले मिलिए मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर संजय गोविलकर से। संजय गोविलकर वो शख्स हैं जिनकी सूझबूझ और बहादुरी से आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया।
26/11 के आतंकी हमले में इंस्पेक्टर संजय गोविलकर बाल बाल बच गए, क्योंकि एक गोली इन्हें भी लगी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेलकर कसाब को जिंदा पकड़वाया। दरअसल हमले की रात यानी 26 नवंबर को जब उन्हें आतंकी हमले की खबर मिली तो वो फौरन डीबी मार्ग पुलिस थाने में पहुंचे। 26 तारीख को सुबह जब मैं डे ड्यूटी करके मैं घर पे आया तो हम लोग टीवी देख रहे थे। जैसे टीवी देख रहे थे तो होटल लीपोर्ट के सामने फायरिंग हो रही है, ऐसी न्यूज़ आई। तो नॉर्मली जो शूट आउट होता है या इनकाउंटर होते हैं उसमें ज़्यादा फायरिंग नहीं होती है, मैक्सिमम 20, 25, 50 गोलियाँ। लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यू गोलियों के ऊपर गोली चल रही थी ताज पे। फिर एज एन पुलिस ऑफिसर इट्स आवर ड्यूटी, तो इमिडिएटली मैं मोटरसाइकिल को किक मार के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन पहुँच गया। वहाँ पे हमारे एक सीनियर इंस्पेक्टर थे माली साहब, उन्होंने मुझे नाकाबंदी के लिए ये गिरगांव चौपाटी के लिए जाने के लिए कहा। जैसे मैं हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमारे मेरे साथी थे भास्कर कदम, बावधनकर, उम्बाले साहब, निकम, आवाड, कोल्हे, संजय पाटिल, शेड़के, और हम लोग सब लोग नाकाबंदी में जुट गए। और जब ये चल रहा था तभी वॉकी टॉकी पे कंटिन्यूसली हम लोग को खबर मिल रही थी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि ताज में फायरिंग हो रही है, ओबेराय में गोला बारूद बरस रहे हैं, ये हमें वॉकी टॉकी पे पता चल रहा था, क्योंकि हमारी जो पीटर गाड़ी रहे उसमें वायरलेस सेट रहता है। इंस्पेक्टर संजय गोविलकर को गिरगांव चौपाटी पर नाकाबंदी करने के लिए कहा गया था। उसी दौरान एक छीनी हुई स्कोडा कार में सवार होकर कसाब अपने साथी इस्माइल के साथ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में ही गोविलकर की टीम की उनसे मुठभेड़ हो गई। 12:15 बजे हमें एक मैसेज आया, एक विधान भवन की तरफ से गिरगांव चौपाटी की तरफ एक स्कोडा कार आ रही है। और इस स्कोडा कार जो आ रही है, उतना जैसे ही हमें ये मैसेज मिला तो हम लोग पूरे अलर्ट रही, पूरा टीम अलर्ट रही, वी आर वेटिंग फॉर दैट कार। और जैसे ही एक बराबर 12, 12:30 बजे वहाँ से एक स्कोडा कार आ गई, सिल्वर कलर की स्कोडा कार थी। और उन्होंने जब देखा कि नाकाबंदी है तो बैरिकेड से 50 फुट दूरी पे आके वो लोग रुक गए। और वो लोग 50 फुट दूरी पे आने के बाद, रुकने के बाद उन लोगों ने वाइपर चालू किया, पानी चालू किया, ताकि हम लोग को कुछ ये नहीं। हम लोग थोड़ा ही आगे बढ़ने लगे तो तुरंत उन्होंने गाड़ी को यू टर्न लेने की कोशिश की, जो डिवाइडर पे आके रुक गई। जैसे ही डिवाइडर पे आके रुक गई तो 2 टीम में हम लोग बढ़ गए। जैसे ही ये 2 टीम में बढ़ गए तो जो ड्राइविंग सीट पे जो बैठा था आतंकवादी, उसने तुरंत फायरिंग चालू किया। और वो फायरिंग चालू किया तो तुरंत हमारे भास्कर कदम, बावधनकर ने फायरिंग किया। और उसमें वो जो ड्राइविंग सीट से फायरिंग कर रहा था वो बुरी तरह गंभीर हालत में जख्मी हो गया। और ये जब हो रहा था उसी समय जो ड्राइविंग सीट के बाजू में बैठा था एक आतंकवादी, उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के थोड़ा हाथ ऊपर किए। हम लोग जैसे ही पकड़ने गए तो उसने पैर में एक AK-47 निकाली थी, रखी थी, और तुरंत निकाल के फायरिंग चालू किया। वहाँ उम्बाले साहब थे, उम्बाले साहब ने वो बैरल पकड़ने की कोशिश की, तभी उसने गोली चलाई। उसमें से 6-7 गोली उम्बाले साहब को लगी, 1 गोली मुझे लगी। और हम लोग चंद सेकंड के लिए थोड़े से इधर बितर गए। कसाब ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, जिससे गोविलकर के एक साथी कांस्टेबल तुकाराम ओंबले की मौत हो गई। इसी दौरान कसाब की एक गोली संजय गोविलकर की कमर में जा लगी, वो घायल हो गए। पुलिस की गोली से कसाब के साथ कार में बैठा आतंकी इस्माइल मारा गया। इससे पहले कि कसाब भी गोली का शिकार बनता, घायल गोविलकर ने चीखते हुए साथी पुलिस वालों से कहा कि वो किसी तरह कसाब को जिंदा पकड़े। तुरंत वो जब दूसरी मैगजीन भरने जा रहा था तो हमारे पास लाठी काठी थी, तो हम लोग ने उस लाठी काठी से उसको मार के उसको पकड़ लिया। इतने में हमारी जो दूसरी टीम थी, बावधनकर साहब और कदम साहब, वो हमको वेपन के साथ आ रहे थे। तभी एक ख्याल दिमाग में आया कि ये कौन है, और ये हमारे देश पे, क्योंकि उसके वहाँ पे सब बुलेट्स, वेपन्स वगैरह बिखरे हुए थे, और तुरंत बोला इसको जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और हमने उसको जिंदा पकड़ लिया। अगर एक पल की भी देरी हुई होती तो अजमल कसाब भी उस रात पुलिस की गोलियों से मारा जाता।
अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने से ही ये पता चला कि सभी 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इंस्पेक्टर संजय गोविलकर की वजह से ही कसाब जिंदा पकड़ा गया। इसके लिए वो अपनी जान पर खेल गए। 26/11 की रात गोविलकर अस्पताल में घायल पड़े थे। इसकी खबर परिवार वालों को अगली सुबह मिली। अभी सुबह 5:30 बजे उठी, तभी मेरे रिलेटिव्स का फ़ोन आया, मेरे मामा जी का, कि रात भर ऐसे हुआ है तो संजय कहाँ पे है। तो मैंने बोला कि वो पुलिस स्टेशन रात को गए हैं और अभी तक उनका कुछ फ़ोन नहीं आया। तो मैंने जब भी इनको पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करने का कोशिश की तो वहाँ पे बताया गया कि सर बाहर है, ड्यूटी पे है, बाहर है, और हम लोग थोड़ी देर के बाद आपको कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जब भी वापस मैंने फ़ोन किया तभी पता चला कि इनको थोड़ा इंजरी हुआ है। उन्होंने बताया नहीं पूरा डिटेल, थोड़ा सा इंजरी हुआ है और ये एडमिट है। लेकिन जब तक मैं जाकर नहीं देख सकती थी तो तब तक मेरे मीन्स हार्ट बीट्स तो ये हो रहे थे। इंस्पेक्टर संजय गोविलकर के बाद 26/11 केस में बड़ी भूमिका निभाई सीनियर इंस्पेक्टर रमेश महाले ने। महाले मुंबई हमले के मुख्य जांच अधिकारी थे। कसाब पकड़े जाने के बाद करीब 80 दिनों तक इंस्पेक्टर महाले की हिरासत में ही रहा। मुंबई हमले की साजिश से जुड़ी जो बातें अजमल कसाब ने जांच एजेंसियों को बताईं, वो सब तो चार्जशीट में दर्ज हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि किसी कागज पर नहीं बल्कि उन जेल और पुलिस के अधिकारियों की यादों में कैद हैं, जिनसे कि कसाब अपनी फांसी के पहले तक संपर्क में था, जिनसे वो बातचीत किया करता था। सीनियर इंस्पेक्टर रमेश महाले बताते हैं कि हिरासत में कसाब से कभी भी सख्ती से पेश नहीं आए। यहां तक कि इंस्पेक्टर महाले ने कसाब को ईद के मौके पर 2 जोड़ी नए कपड़े भी दिए। कसाब कई दिनों तक उसी टी शर्ट और कार्गो पैंट में रहा जो उसने हमले के दौरान पहनी थी। नए कपड़े पाकर वो खुश हो गया। महाले के इस नरम रुख से कसाब उनसे खुलकर बातें करने लगा। अभी आपको याद होगा कि 26/11 होने के बाद तुरंत ही विदिन ए मंथ ईद थी और उसके शरीर पे एक ही कपड़ा जो फर्स्ट डे हॉस्पिटल में दिया था वही कपड़ा था। वो 15-20 दिन उसने कपड़ा बदला नहीं था। इसलिए मैं उसको पूछा, अरे ते एक ही कपड़ा डाला है साहब, ईद है, एक जोड़ी कपड़ा मंगा दो। तो इसलिए मैं उसको 2 जोड़ी कपड़ा दिया था, क्योंकि उसको कपड़ा तो देना ही है, तो इसलिए मैं 2 जोड़ी कपड़ा दिया था। वो बात उसने जज साहब को बताई। उसने कहा था कि ये कपड़े मुझे महाले साहब ने दिए। उसके लिए जज साहब ने उनको दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हाँ, कस्टडी में रहते हुए महाले साहब मारते थे और अभी कपड़ा दे रहे हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि महाले साहब कस्टडी में होते हुए मारते नहीं थे, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे तभी पुलिस कस्टडी में 2 जोड़ी कपड़ा दिया था, ऐसा उसने बताया। 26/11 हमले के जांच अधिकारी रमेश महाले की कसाब से कई दफा लंबी बातचीत हुई। कसाब उनसे गपशप करता था, कई बार तो वो बहस भी कर लेता था। महाले के मुताबिक कसाब को यह लगता था कि उसे फांसी नहीं होगी, इसके लिए वो अफजल गुरु की मिसाल दिया करता था। हम उसको हर वक्त कुछ ना कुछ सवाल पूछते थे। हमारा इंट्रोगेशन रिपोर्ट नाम की एक चीज़ होती है, उनकी पूरी डिटेल हम लेते। ये बात के दरमियान उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि साहब अफजल गुरु को आप 8 बरस फांसी नहीं दे सके, मेरे को भी आप 8 बरस फांसी नहीं दे सकते। मेरे को गुस्सा आया, लेकिन मैं तो कायदे से मेरा हाथ बंधा हुआ है, इसलिए मैं मेरा गुस्सा काबू में रख दिया। वो दिन तो मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई तो उसको भी कभी फांसी नहीं होगी, ऐसा उसका कहना है। इसका मतलब उसको कितनी ट्रेनिंग अच्छी तरह से दी गई थी टेररिस्ट की, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। सीनियर इंस्पेक्टर रमेश महाले को कई बार अपनी भावनाओं को काबू में रखना पड़ा, क्योंकि कसाब सामान्य अपराधी नहीं, देश का सबसे बड़ा दुश्मन था। कसाब ने हमले के दौरान कई पुलिसकर्मियों की हत्या भी की थी, जिनमें एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर भी शामिल थे। इन हत्याओं की वजह से मुंबई पुलिस में कसाब को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। रमेश महाले को इस बात की चिंता थी कि कसाब उनकी कस्टडी में है और गुस्से में कोई पुलिस वाला उसका गला न घोंट दे।
हो सकता था कि कोई पुलिस वाली, दैट इज वन ऑफ द एंगल, कि कोई कसाब को हमारे लोगों के से कोई धोखा नहीं होना चाहिए, ये भी मेरी चिंता थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं मेरे टीम में जो भी आदमी लिए थे वो सब एक्सपीरियंस लोग थे और उनको मालूम है जो इलीगल एक्ट है, समझो कसाब को गला दगा के मारना, दैट इज ए इलीगल एक्ट। ऐसा इलीगल एक्ट कोई करे नहीं, ऐसे ही आदमी मैं सिलेक्ट किए थे, इसके लिए मेरे पास उसको जरा भी धोखा नहीं था। रमेश महाले बताते हैं कि कसाब बेहद शातिर किस्म का शख्स था, यहाँ तक कि उसने एक बार अदालत में ये झूठ बोलकर सबको चौंका दिया कि उसे चावल में जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक दिन कसाब ट्रायल कोर्ट में जब भी उनकी सुनवाई चालू थी तो उसने कुछ राइस के कुछ टुकड़े ले आए, सूखे हुए राइस के टुकड़े, और उसने एलिगेशन किया कोर्ट में कि मेरे को जेल वाले जहर दे रहे हैं और ये वो जहर का नमूना है। तो कोर्ट भी ताजुब हो गए, सब पत्रकारों ने भी छपवा दिया, मीडिया ने भी चला दिया कि कसाब को मारने की कोशिश करके। लेकिन जज साहब ने इमीडिएटली वो पार्टिकल्स अपने ताबे में लिए और वो FSL फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे थे, और फॉरेंसिक साइंस लैब का 8 दिन के बाद उसका रिपोर्ट भी आ चुका था कि ये राइस के पार्टिकल्स है सूखे हुए। दैट मीन्स हम उसको मारना नहीं चाहते थे, ही वॉज मेकिंग एलिगेशन। इससे हमको दिखता है कि कसाब कितना वस्ताद आदमी था। बतौर जांच अधिकारी सीनियर इंस्पेक्टर रमेश महाले को 90 दिनों के अंदर कसाब के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश करनी थी। इसके लिए रमेश महाले 98 अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर बगैर किसी छुट्टी के दिन रात जुटे रहे। उन्होंने 11,350 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दायर की। छुट्टी नहीं लेना, क्योंकि छुट्टी लेना सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर छुट्टी लेते तो मुझे 11,350 पन्ने का चार्जशीट में कोर्ट में दायर नहीं कर सकता था विद इन 90 डेज। आप सबको मालूम है विद इन 90 डेज अगर कोर्ट चार्जशीट नहीं डालते तो आरोपी को बेल मिल सकती। तो वो तो था, इसलिए कोई मैंने मेरे साथ में जो भी 98 ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल थे वो 90 डेज में छुट्टी नहीं, वीकली ऑफ नहीं, EL ने CL ने कुछ भी छुट्टी नहीं ली थी उन्होंने, 98 ऑफिसर ने, कि वो हमारी टीम ही ऐसी थी। उसके बाद में इमीडिएटली ट्रायल कोर्ट चालू हुआ, तो ट्रायल कोर्ट के ट्रायल जब भी होते तो मेरे को छुट्टी लेना तो दूर की बात है। ट्रायल कोर्ट ख़त्म हो गए, तुरंत महीने 1.5 महीने में हाई कोर्ट लगा, तो तभी भी छुट्टी लेने का सवाल ही नहीं पैदा था। इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट चला, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट चले। खूनी कसाब का आखिरी सच। कसाब के पुलिस हिरासत से जेल चले जाने के बाद भी रमेश महाले उससे आखिरी बार तब मिले जब उसे फांसी की सजा दी जानी थी। कसाब को आर्थर रोड जेल में रखा गया था। साल 2012 में फांसी के फंदे पर लटकाए जाने से 2 दिनों पहले तक अजमल आमिर कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया था। यहां पर उसे हाई सिक्योरिटी अंडा सेल में कैद किया गया था, जहां वो किसी दूसरे कैदी से बात नहीं कर सकता था। अगर कोई उससे बात करता था तो वे थे जेल के गार्ड, जेल के डॉक्टर या फिर जेल के अधिकारी। जेल में कसाब पर निगरानी रखना एक कड़ी चुनौती थी। महाराष्ट्र जेल विभाग की DIG स्वाति साठे उन दिनों मुंबई के आर्थर रोड जेल की सुपरिंटेंडेंट थी। कसाब को फांसी दी जाने वाली टीम में भी साठे शामिल थी। जेल में कसाब अक्सर साठे से बात करता था। साठे के मुताबिक कसाब से उन्हें पता चला कि मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए सैकड़ों युवकों में से 10 आतंकियों को चुना गया था। उनमें से एक कसाब भी था। पर जब उससे बात करी तो पता चला कि अभी ये भी बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी से पता चला कि कोई 700-800 लोग बुलाए गए थे, वो फिल्टर कर करके फिर आखिरी 10 इंडिया भेजे गए थे फॉर द टेरर अटैक। फिर उससे बात करते समय ऐसे पता चलता था कि ये इतना प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग देते हैं, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। स्वाति साठे के मुताबिक कसाब ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों को शहीद की तरह सम्मान दिया जाता है। यही नहीं, उनके सम्मान में आतंकी के माँ बाप को भी एक जलसे में सम्मानित किया जाता है। तो अगर कोई बच्चा या लड़का या कोई युवक जिसको कह सकते हैं, वो अगर आतंकवादी बन के कोई बड़ा सा अंजाम देता था किसी चीज़ को, तो
तो उसके माँ बाप का फिर फेलिसिटेशन होता था गांव में, और वो फेलिसिटेशन इस तरह से होता था कि माँ बाप को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था, और जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे उस गांव के, वो उनके माँ बाप के पैरों के पास में बैठते थे। तो सामने जितने भी लोग हुए उनको लगता था कि भाई इनके बच्चे के कारण देखो इनके माँ बाप का सम्मान इतना बड़ा हो गया, तो मेरे बच्चे का भी हो। तो इस तरह से भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जनता पे। स्वाति साठे के मुताबिक फांसी से पहले कसाब की हालत काफी खराब हो गई थी। वो अपना होशो हवास खो बैठा था। 19 दिसंबर 2008 की रात कसाब को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए उसे आर्थर रोड जेल से पुणे के यरवडा जेल ले जाया गया। उस वक्त कसाब के साथ 26/11 हमले के जांच अधिकारी रमेश महाले भी साथ ही थे। महाले से आखिरी बातचीत में कसाब ने माना कि उसे ये गलतफहमी थी कि वो फांसी से बच जाएगा। कसाब ने फांसी से पहले कहा था, मैं हार गया। अभी जब भी वो कस्टडी में था तभी बोल रहा था कि आप 8 बरस अफजल गुरु को फांसी नहीं दे सके, मेरे को भी नहीं दोगे। तो मैं उसको बोला कि अभी 4 बरस को और भी 5 दिन बाकी है। तो वो बोला कि साहब आप जीते, मैं हार गया। सनसनी में भी बस इतना ही। कल दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।